अच्छा, ये जो शब्द है इमरजेंसी, इसे सुनते ही दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है ना। ऐसा लगता है कि रातों रात हमारे सारे अधिकार छिन जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या ये वाकई इतना ही डरावना है? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है, क्योंकि इस शब्द के साथ हमारा एक बहुत कड़वा ऐतिहासिक अनुभव भी जुड़ा है। अच्छा। लेकिन अगर हम संविधान की नज़र से देखें तो इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि देश को टूटने से बचाना है। अच्छा। आप इसे एक तरह से संविधान का सेफ्टी वॉल्व समझिए। जब देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, जैसे युद्ध, तो हालात संभालने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है। तो आज हम इसी सेफ्टी वॉल्व की पूरी इंजीनियरिंग समझने वाले हैं। मतलब ये आपातकालीन प्रावधान क्या हैं, इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे जरूरी, क्या इनके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम है? बिल्कुल। और ये संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक दिए गए हैं। और इन सबका एक ही लक्ष्य है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा करना। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले प्रावधान से शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। इसे लगाने के लिए क्या वजह होनी चाहिए? देखिए, संविधान 3 साफ वजहें बताता है। पहला, युद्ध यानी वॉर। ठीक है। दूसरा, बाहरी आक्रमण मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, मैंने सुना है कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले इसकी जगह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका मतलब बहुत आसानी से घुमाया जा सकता था। आप बिल्कुल सही जगह पर सवार उठा रहे हैं। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, ये हमारे लोकतंत्र का अपनी एक बहुत बड़ी गलती से सीखने का सबसे बड़ा सबूत है। 1978 से पहले यहाँ आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हुआ करता था। आंतरिक अशांति, ये तो बहुत अस्पष्ट है। इसका तो मतलब सरकार कुछ भी निकाल सकती है, जैसे कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन। क्या 1975 में इसी शब्द का इस्तेमाल हुआ था? बिल्कुल। 1975 के अनुभव ने दिखाया कि अशांति जैसा गोलमोल शब्द कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार किसी भी राजनीतिक विरोध को देश के लिए खतरा बताकर इमरजेंसी लगा सकती थी। तो ये एक तरह का लूप होल था जिसे बंद कर दिया गया। हाँ, 44वें संविधान संशोधन ने कहा नहीं, अब सिर्फ सशस्त्र विद्रोह ही आधार होगा, यानी जब लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा लें, सिर्फ तभी। ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। लेकिन क्या एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को कहकर यह लागू करवा सकता है? अब नहीं। ये दूसरा ताला है जो उसी 44वें संशोधन ने लगाया। पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन अब राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते। तो फिर कैसे? इसके लिए उन्हें कैबिनेट यानी पूरे मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश मिलना अनिवार्य है। अच्छा, लिखित में? जी, ये पक्का करता है कि इतना बड़ा फैसला कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सरकार मिलकर ले रही है। ठीक है, तो प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल बना दी गई है। मान लीजिए ये सारी शर्तें पूरी हो गईं और इमरजेंसी लग गई, तो अब क्या ये अनिश्चित काल तक चलती रहेगी जब तक सरकार चाहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर असली पावर संसद के हाथ में आती है। इमरजेंसी की घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। 1 महीना? हाँ, पहले ये समय सीमा 2 महीने थी, जिसे और सख्त करके 1 महीना कर दिया गया। और ये पास करवाने का मतलब क्या बस हाथ उठाकर साधारण बहुमत से? नहीं, इसके लिए विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अच्छा, ये विशेष बहुमत हमेशा सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसे पास करवाने के लिए 2 शर्त पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, उस दिन सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 लोग हाँ कहें। ठीक है, 2/3 of those present and voting। और दूसरी शर्त यह है कि ये हाँ कहने वालों की संख्या पूरे सदन के कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब सिर्फ जितने लोग उस दिन आए हैं उनका 2/3 होना काफी नहीं है, बल्कि पूरे सदन के आधे से ज्यादा सांसदों की हाँ भी चाहिए। बिल्कुल सही समझे आप। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। और ये भी सिर्फ 6 महीने के लिए होता है? जी, अगर इमरजेंसी को आगे बढ़ाना है तो हर 6 महीने में इसी मुश्किल प्रक्रिया से दोबारा गुजरना होगा। तो सरकार पर लगातार एक संसदीय दबाव बना रहता है। और अगर इसे हटाना हो तो क्या वो भी इतना ही मुश्किल है? नहीं, हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। राष्ट्रपति जब चाहें एक घोषणा से इसे वापस ले सकते हैं, लेकिन असली ताकत लोकसभा को दी गई है। कैसे?
अगर लोकसभा के सिर्फ 10% सदस्य भी चाहें तो वो इमरजेंसी हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्पीकर को नोटिस दे सकते हैं। और अगर लोकसभा साधारण बहुमत से भी ये प्रस्ताव पास कर दे तो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। ये सब तो हो गई प्रक्रिया की बात, लेकिन आम इंसान के लिए इसका मतलब क्या है? अगर कल इमरजेंसी लग जाए तो मेरी और आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा? क्या पुलिस मुझे किसी भी बात पर उठाकर ले जा सकती है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, 2 बड़े बदलाव होते हैं। पहला देश के ढांचे पर और दूसरा आपके और मेरे मौलिक अधिकारों पर। ढांचे की बात करें तो हमारा देश एक संघीय ढांचा है जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। इमरजेंसी में ये ढांचा अस्थायी रूप से एकात्मक बन जाता है। सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। मतलब राज्यों की सरकारें सस्पेंड हो जाती हैं? नहीं, वो काम तो करती रहती हैं, लेकिन उन्हें केंद्र के हर निर्देश का पालन करना पड़ता है। संसद राज्यों के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? क्या सरकार के खिलाफ बोलना, लिखना, प्रोटेस्ट करना सब बंद? यहाँ 2 अनुच्छेद 358 और 359 को समझना जरूरी है। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। अनुच्छेद 19 यानी बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये सब एक झटके में खत्म। जी, बाहरी इमरजेंसी के मामले में ये अपने आप निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 359 इससे अलग है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो एक खास आदेश निकालकर दूसरे मौलिक अधिकारों को भी लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होता? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो हमारे लगभग सारे अधिकार छीन सकते हैं, फिर तो सरकार कुछ भी कर सकती है। पहले ऐसा ही डर था, लेकिन फिर आया 44वां संशोधन। उस संशोधन ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसे कोई पार नहीं कर सकता। वो क्या है? उसने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, 2 मौलिक अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। कौन से 2? अनुच्छेद 20 जो किसी अपराध के लिए सजा से संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 यानी जीने का और अपनी व्यक्तिगत आजादी का अधिकार। अच्छा, तो मतलब जीने का अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, इमरजेंसी में भी नहीं। ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही होता है। बिल्कुल, ये हमारे संविधान का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। अगर हम इतिहास देखें तो भारत में ये राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? अब तक 3 बार। पहली बार 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और तीसरी और सबसे विवादास्पद 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसके बुरे अनुभवों ने ही संविधान में इतने सारे सुरक्षा उपाय जुड़वाए। राष्ट्रीय आपातकाल तो खैर बहुत बड़ी और दुर्लभ स्थिति है, लेकिन हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगने की खबरें तो लगभग हर साल सुनते हैं। ये क्या चीज है? क्या ये एक तरह की मिनी इमरजेंसी है? अनुच्छेद 356 के तहत आता है और इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। ये तब लगाया जाता है जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है। लेकिन ये सुनने में एक ऐसे हथियार जैसा लगता है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार उन राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए कर सकती है जो उनकी पार्टी की नहीं है। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल, और यही अनुच्छेद 356 की सबसे बड़ी आलोचना है। आजादी के बाद 100 से भी ज्यादा बार इसका इस्तेमाल हुआ है और कई बार इसके पीछे राजनीतिक कारण साफ दिखे हैं। तो क्या इस पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया? किया गया, और वो एक ऐतिहासिक कदम था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने SR बुम्बई मामले में एक फैसला दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला मनमाना नहीं हो सकता, उसके पीछे ठोस वजह होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट इस फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। मतलब अब केंद्र सरकार जब चाहे किसी राज्य की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती, उसे अदालत में जवाब देना पड़ सकता है। बिल्कुल। मुंबई केस के फैसले ने इस प्रावधान के दुरुपयोग पर एक मजबूत लगाम लगाई है। ठीक है, तो 2 तरह की इमरजेंसी हो गई। एक तीसरी भी है वित्तीय आपातकाल। ये क्या भला है? ये अनुच्छेद 360 में है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तब लगाया जाता है जब देश की आर्थिक स्थिरता या साख पर बहुत बड़ा संकट आ जाए। कितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं इसमें?
इतने कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी कर्मचारियों, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी और भत्तों में भी कटौती का आदेश दे सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर हालात लगते हैं। क्या भारत में कभी ऐसी नौबत आई है? और यही हमारे लिए गर्व की बात है। आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। 1991 में जब हमारा देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भी इस प्रावधान को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था की मजबूती को दिखाता है। तो आज की पूरी बातचीत को अगर समेटे तो ऐसा लगता है कि ये आपातकालीन प्रावधान संविधान का कोई विलन नहीं, बल्कि देश के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है, जिसे खींचने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और जिसे तभी खींचना चाहिए जब कोई और रास्ता ना बचा हो। आपने इसे बिल्कुल सही समझा है। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि जब देश पर अस्तित्व का संकट आए तो वो बिखरने की बजाय एक होकर एक मजबूत राष्ट्र की तरह उसका सामना कर सके। और हमने ये भी देखा कि कैसे 1975 के अनुभव के बाद 44वें संशोधन ने और एसआर बोम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस इमरजेंसी ब्रेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई मजबूत गार्डरेल लगा दिए हैं। हाँ, लेकिन ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर भी छोड़ जाता है। ये सारे सुरक्षा उपाय 20वीं सदी के खतरों जैसे युद्ध और विद्रोह को ध्यान में रख के बनाए गए थे। आज 21वीं सदी में खतरे बदल गए हैं। अब साइबर हमले होते हैं, सोशल मीडिया के जरिए देश में बड़े पैमाने पर गलत सूचना फैलाई जा सकती है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे ये पुराने सुरक्षा उपाय आज के इन नए अदृश्य खतरों से निपटने के लिए काफी हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।